अब हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 में क्या प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 20 का शीर्षक क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण। यानी जो व्यक्ति अपराधी है उसको दोष सिद्धि में किस प्रकार संरक्षण प्राप्त है, किस प्रकार उसका संरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 20 में 3 क्लॉज हैं, 20(1), 20(2) और 20(3). अब पहले हम ये देखेंगे कि हमारे देश में किसका शासन है, विधि का शासन है या मोदी का शासन है। हमारा देश में विधि का शासन है। हमारे देश में मोदी का शासन है, विधि मंत्री का शासन है या विधि का शासन है। हमारे देश में विधि का शासन है, किसी मंत्री प्रधानमंत्री का शासन नहीं है, जिसको हमने अनुच्छेद 14 में देखा था। तो हमारा देश चलता किससे है आखिर? हमारा देश विधि से चलता है। किससे चलता है हमारा देश? कानून से चलता है, विधि से चलता है। तो कई बार कई व्यक्तियों के द्वारा अपराध किए जाते हैं, तो उनको अपराध में जो दंड दिया जाता है वो किसी विधि के अनुसार दिया जाता है या बिना विधि के ही दिया जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है किसी व्यक्ति ने कोई काम किया तो वो पहला तो वो अपराध है या नहीं, इस बात का पता कैसे लगता है, और उसको जो दंड मिलता है वो कैसे मिलता है? तो कोई भी जो कार्य होता है, अनैतिक कार्य होता है या गलत कार्य होता है, उसको किसी न किसी विधि में लिखा हुआ होता है कि चोरी करना अपराध है, किसी के साथ मारपीट करना अपराध है, कहीं लूट खसोट करना अपराध है। तो किसी न किसी विधि में अगर वो कार्य लिखा हुआ होता है अपराध के रूप में तो ही वो अपराध माना जाता है, अन्य अपराध नहीं माना जाता। और किसी व्यक्ति को 2 साल की सज़ा, 1 साल की सज़ा, 6 महीने की सज़ा, जो सज़ा मिलती है वो भी किसी न किसी विधि में लिखा हुआ होता है। तो हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी अनैतिक कार्य होते हैं, गलत कार्य होते हैं, वो किसी न किसी विधि में लिखे हुए होते हैं, तभी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है, अन्यथा दंडित नहीं किया जा सकता। तो यही बात अनुच्छेद 20(1) में कही गई है। यही बात अनुच्छेद 21(1) में लिखी गई है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उस व्यक्ति को विद्यमान विधि के द्वारा ही दंडित और अभियोजित किया जा सकता है। अनुच्छेद 20(1) क्या कहता है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उस व्यक्ति को विद्यमान विधि के अनुसार ही दंडित और अभियोजित किया जा सकता है। अनुसार ही दंडित और अभियोजित किया जा सकता है। इस वाक्य में 3 बातें दी गई हैं कि किसी व्यक्ति को दंडित किया जाता है, नंबर 1 अभियोजित किया जाता है, यानी उसको दोष सिद्धि ठहराई जाती है, उसको दोषी ठहराया जाता है, तो उसको दंड की जो मात्रा दी जाती है और उसको दोषी ठहराया जाता है वो किसी विधि के अनुसार ही ठहराया जा सकता है। किसी व्यक्ति को अगर किसी मामले में दोषी ठहराया जाता है और उसको जो सजा दी जाती है, वो दोनों जिस समय व्यक्ति ने वो अपराध किया है उस समय किसी विधि में होने चाहिए। किसी व्यक्ति को अपराध के समय विद्यमान विधि के अनुसार ही दंड दिया जा सकता है और विद्यमान विधि के अनुसार ही उसको दोषी ठहराया जा सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 2015 में किसी की बकरी चुरा ली। मान लीजिए 2015 में क्या चुरा ली? बकरी चुरा ली। और 2015 में बकरी चुराने के लिए कोई विधि बनी हुई नहीं थी, यानी बकरी चुराने को अपराध माना ही नहीं गया था। तो क्या उस व्यक्ति को दोषी सिद्ध ठहराया जाएगा या उसको दंड मिलेगा क्या? तो उत्तर है नहीं मिलेगा, क्योंकि जब उसने कोई कार्य किया था उस समय वो कार्य किसी विधि में अपराध था ही नहीं। ठीक है? या इसको दूसरे तरीके से यूं समझें, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 2015 में किसी की मोटरसाइकिल चुरा ली
2015 में क्या चुरा ली? मोटरसाइकिल चुरा ली। और 2015 में मोटरसाइकिल चुराने के लिए विधि बनी हुई थी और मोटरसाइकिल चुराने के लिए 6 माह की सजा का भी प्रावधान किया हुआ था। तो 2015 में इस विधि के अनुसार उसको दोषी ठहराया जाएगा और 2015 में जो विधि थी उसके अनुसार ही उसको दंड की मात्रा दी जाएगी, क्योंकि जब उसने अपराध किया था, जब उसने मोटरसाइकिल चुराई थी, उस समय मोटरसाइकिल चुराना किसी विधि में अपराध था। और तो इसको दंड कितने माह का दिया जाएगा? 6 माह का दिया जाएगा, क्योंकि इसने जब अपराध किया था उस समय दंड की मात्रा कितनी थी? 6 माह की थी। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए 2018 में इस विधि में परिवर्तन कर दिया और मोटरसाइकिल चुराने की सजा कितनी कर दी? 5 साल कर दी। तो क्या इस व्यक्ति को जिसने 2015 में अपराध किया था उसको 5 साल की सजा मिलेगी क्या? क्योंकि 2018 में मोटरसाइकिल चुराने की सजा कितनी कर दी? 5 साल। तो उत्तर है नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कानून को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। भूतलक्षी कानून का क्या मतलब होता है? कि किसी भी विधि को बैक डेट से लागू नहीं किया जा सकता। मान लीजिए 2020 में या 2018 में कोई कानून बना है तो ये कानून 2018 से ही लागू होगा। इस कानून को हम 2015 से लागू नहीं कर सकते। इसको क्या बोलते हैं? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ बोलते हैं, भूतलक्षी विधि बोलते हैं। यानी किसी कानून को हम बैक डेट से लागू नहीं कर सकते। कानून कब से लागू होगा? जब जिस तारीख से वो कानून बना है उस तारीख के आगे से लागू होगा, उस तारीख के पीछे से वो कानून लागू नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति को भूतलक्षी विधियों से भी संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 20(1) में किससे संरक्षण दिया हुआ है? भूतलक्षी विधि से संरक्षण दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 20 भी व्यक्ति को भूतलक्षी विधि से संरक्षण प्रदान करता है। वही व्यक्ति ने अपराध किया 2015 में और व्यक्ति को सजा दी जा रही है 2018 के कानून से, ऐसा संभव नहीं है। यही बात अनुच्छेद 20(1) में कही गई है कि व्यक्ति को दोषी और दंडित अपराध करते समय विद्यमान विधि के अनुसार ही घोषित किया जाएगा, उससे बाद में बनी विधि से नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसका बाद में विधि बनाकर दंड ज्यादा देने से दुरुपयोग हो सकता है। तो दुरुपयोग रोकने के लिए भूतलक्षी विधि को मना किया गया है। और ये भूतलक्षी विधि को मना कौन से मामले में किया गया है? आपराधिक मामले में। आपराधिक मामले कौन से होते हैं? मारपीट, चोरी, डकैती, हत्या। सिविल मामलों में विधि को भूतलक्षी प्रभाव से लागू कर सकते हैं, जैसे विवाह, तलाक, संपत्ति। इस प्रकार के मामले क्या होते हैं? सिविल मामले होते हैं। तो इस प्रकार की विधियों को पीछे की डेट से भी लागू कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? भूतलक्षी। और आपराधिक विधियों को कहां से लागू करेंगे? आगे की डेट से। उनको क्या बोलते हैं? भविष्यलक्षी विधि बोलते हैं। तो अनुच्छेद 20(1) किससे संरक्षण प्रदान करता है? हमें भूतलक्षी विधि से संरक्षण प्रदान करता है। बात समझ में आ गई होगी। फिर देखते हैं अनुच्छेद 20(2). अनुच्छेद 20(2) बात करता है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंडित और अभियोजित नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंडित और अभियोजित नहीं किया जा सकता है। यानी एक मुर्गी को हम कितनी बार हलाल कर सकते हैं? मुर्गी को हलाल करना जानते होंगे आप। मुर्गी को एक झटके में गर्दन काट देना हलाल करना होता है। तो एक मुर्गी को कितनी बार हलाल कर सकते हो? एक मुर्गी को एक ही बार हलाल कर सकते हो। यही सिद्धांत हमारे यहाँ अनुच्छेद 20 में लगाया गया है कि एक व्यक्ति को
एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जा सकता है, एक ही बार दोषी ठहराया जा सकता है। यानी एक व्यक्ति ने चोरी कर ली तो उसको 6 महीने की सजा दे दी। जेल से बाहर आने के बाद में दोबारा ये नहीं कर सकते कि आपने चोरी की थी, दोबारा चलो न्यायालय में, ऐसा नहीं होगा। यानी इसको क्या बोलते हैं, दोहरे दंड से संरक्षण। यानी अनुच्छेद 20(2) में क्या किया गया है, दोहरे दंड से संरक्षण दिया गया है। दोहरे दंड से संरक्षण, व्यक्ति को एक ही बार दंड दिया जा सकता है, 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। इसको बोलते हैं डबल जियोपार्डी लॉ। ये अमेरिका से लिया गया है। यानी व्यक्ति को एक ही बार दंडित कर सकते हैं, एक ही बार दोषी ठहरा सकते हैं। लेकिन ये कानून भी क्रिमिनल कानूनों में लागू होता है, आपराधिक कानून में लागू होता है। आपराधिक कानून का मतलब मारपीट, हत्या, इस प्रकार के जो अपराध होते हैं। सिविल मामलों में 2 बार दंडित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, सरकारी अधिकारी ने घूस ले ली, भ्रष्टाचार किया, तो भ्रष्टाचार किया तो क्या करेगा, भ्रष्टाचार कानून के तहत न्यायालय उस पर कार्यवाही करेगा। एक तो कौन कार्यवाही करेगा, न्यायालय कार्यवाही करेगा, और दूसरा कौन करेगा, जिस विभाग में वो नौकरी कर रहा है वो विभाग भी उसको सस्पेंड कर देगा या बर्खास्त कर देगा। तो ये दोहरी कार्यवाही होगी, एक तो न्यायालय कार्यवाही कर देगा, दूसरा उसका प्रशासनिक विभाग भी कार्यवाही करता है। तो ये सिविल मामलों में लागू नहीं होता है। आपराधिक मामलों में दोहरे दंड के संरक्षण दिया गया है। सिविल मामलों में 2 बार दंड मिलता है। अधिकारी भ्रष्ट होने पर न्यायालय तो उसको सजा देगा अलग, और उसका विभाग उसको सस्पेंड करेगा, वो भी सजा है। तो सिविल मामलों में ऐसा संभव है। फिर अनुच्छेद 20(3) आता है। अनुच्छेद 20(3) किसकी बात करता है, अनुच्छेद 20(3) में ये प्रावधान किया गया है कि व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उस व्यक्ति को किसी भी आधार पर उसको शारीरिक मानसिक यंत्रणा देकर उसको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए तैयार नहीं किया जा सकता। उसके परिवार को धमकी देकर या परिवार को मानसिक यातना देकर किसी भी तरीके से व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण प्रदान किया गया है। हाँ, कोई व्यक्ति स्वेच्छा से गवाही देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन व्यक्ति को डरा धमकाकर पुलिस की यातना के द्वारा स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दिलवाई जा सकती। तो पुलिस के द्वारा कस्टडी में पीट कर कई बार गवाही दिलवाई जाती है, उसको तैयार किया जाता है, लेकिन वो न्यायालय में जाकर ये बोल देता है कि मुझे पुलिस ने शारीरिक यातनाएं दी, मेरे साथ मारपीट करके मुझसे जबरदस्ती कहलवाया, अपराध को कबूल करवाया, इसलिए मैं अब अपने अपराध करने की बात से मुकरता हूं। इस प्रकार के मामले कई बार न्यायालय में आते हैं। तो पुलिस तो मारपीट करके व्यक्ति को तैयार कर लेती है, लेकिन न्यायालय में जाकर व्यक्ति आरोप लगाता है। तो इस प्रकार व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और वर्तमान में तो न्यायालय ने यह भी कहा है कि पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग जैसी जो चिकित्सा की पद्धति हैं, उनके द्वारा भी व्यक्ति को गवाही नहीं दिलाई जा सकती, क्योंकि उसमें दवाइयों के प्रभाव से व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए तैयार किया जाता है। तो न्यायालय का ऐसा मानना है कि भाई व्यक्ति का उसमें अपने आप पर नियंत्रण नहीं रहता है, तो उसको भी न्यायालय ने वर्तमान में मना किया हुआ है कि व्यक्ति की बिना सहमति के आप नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग नहीं कर सकते। तो उसको भी न्यायालय मान्य नहीं करता है। हाँ, व्यक्ति स्वयं तैयार हो तो कर सकता है, व्यक्ति की सहमति के बिना ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ टेस्ट या नार्को टेस्ट नहीं कर सकते।
हाँ, व्यक्ति के खून के नमूने को काम में ले सकते हैं उसके विरुद्ध, या व्यक्ति की राइटिंग को ले सकते हैं, लिखावट को ले सकते हैं, डीएनए टेस्ट व्यक्ति का कर सकते हैं, उनको गवाह के रूप में पेश किया जा सकता है। व्यक्ति अपराधी है ये राज्य को प्रूव करना पड़ता है, व्यक्ति खुद अपने विरुद्ध गवाही नहीं देगा। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 21 की, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 21 की, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 21 में क्या प्रावधान किया हुआ है? अनुच्छेद 21 में ये लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 21 की भाषा है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। देखने में तो छोटा सा लग रहा है, 3 ही लाइनें लग रही हैं, लेकिन इसका अर्थ बड़ा व्यापक है। कैसे है देखो, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि व्यक्ति के प्राण राज्य के द्वारा लिए जा सकते हैं या नहीं लिए जा सकते? व्यक्ति के प्राण राज्य के द्वारा लिए जा सकते हैं, लेकिन लेने का आधार क्या होगा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। अगर व्यक्ति ने किसी विधि का उल्लंघन किया है तो व्यक्ति की जान ली जा सकती है। राज्य व्यक्ति के जीवन के अधिकार को समाप्त कर सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि व्यक्ति ने विधि का उल्लंघन किया हो और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही व्यक्ति के प्राण लिए जा सकते हैं, व्यक्ति के जीवन के अधिकार को समाप्त किया जा सकता है। इसका मतलब हमारे जीवन का अधिकार असीमित नहीं है, हमारे जीवन का अधिकार निरपेक्ष नहीं है। हमारी जान ली जा सकती है, लेकिन शर्त है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही ली जा सकती है और हमने किसी विधि का उल्लंघन किया है। तो इस अनुच्छेद में हम 2-3 बातों को समझेंगे। पहली बात तो है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, और दूसरी बात इसमें आती है विधि की उचित प्रक्रिया। विधि की उचित प्रक्रिया, यह आपने नाम सुना होगा। विधि की उचित प्रक्रिया क्या होती है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होती है। और दूसरी बात हम समझेंगे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है, यानी जीवन का अधिकार का क्या अर्थ है और दैहिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले अपन जानेंगे जीवन का अधिकार क्या है और दैहिक स्वतंत्रता का क्या मतलब है। तो जीवन के अधिकार का क्या मतलब है? जीवन के अधिकार का अर्थ है कि व्यक्ति को प्रताड़ित न किया जाए, व्यक्ति पर कोई शारीरिक हमला न किया जाए और व्यक्ति के शरीर के अंग को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, और व्यक्ति को शिक्षा का, व्यक्ति को आजीविका का और शुद्ध पर्यावरण का अधिकार भी जीवन के अधिकार में शामिल है। अगर हमारे शरीर पर कोई हमला कर रहा है, इसका मतलब जीवन के अधिकार पर हमला कर रहा है। अगर हमारे शरीर के किसी अंग के साथ मारपीट की जा रही है, तोड़ मरोड़ा जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जीवन के अधिकार पर अतिक्रमण बोलेंगे। अगर हमें कोई प्रताड़ना दे रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, तो भी जीवन के अधिकार का हनन हो रहा है। तो जीवन के अधिकार का साधारण सा अर्थ क्या हो गया कि हमारे शरीर पर कोई हमला न करे। शरीर पर हमला कर रहा है तो जीवन के अधिकार पर हमला कर रहा है। दूसरी बात है दैहिक स्वतंत्रता, या इसको पर्सनल लिबर्टी बोलते हैं।
दूसरा है दैहिक स्वतंत्रता यानी पर्सनल लिबर्टी। तो पर्सनल लिबर्टी का क्या अर्थ होता है? पर्सनल लिबर्टी का अर्थ है कि वे सभी कार्य जिनसे केवल हम प्रभावित होते हैं, जैसे हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहनें, कहाँ जाएं, किसके साथ बैठें, ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनल लिबर्टी होती हैं, हमारी दैहिक स्वतंत्रता होती है जो केवल हमें ही प्रभावित कर रही है। अगर हमारा कोई टेलीफोन टैप करता है तो हमारी पर्सनल लिबर्टी प्रभावित होती है। अगर हमें कोई मनमाने तरीके से बंदी बना लेता है तो भी हमारे पर्सनल लिबर्टी या दैहिक स्वतंत्रता प्रभावित होती है। अगर हमारे कोई निजता के अधिकार में उल्लंघन करता है, हमारी प्राइवेसी को कोई भंग करता है, तो भी दैहिक स्वतंत्रता प्रभावित होती है। और अगर हमारे आवागमन के अधिकार में खलल पड़ता है, हमें आवागमन से कोई रोकता है, तो भी हमारे पर्सनल लिबर्टी या दैहिक स्वतंत्रता का हनन होता है। तो जीवन के अधिकार का मतलब हो गया हमारे शरीर पर कोई हमला नहीं करे, हमारे शरीर के अंगों को कोई मारपीट नहीं करे, और हमें प्रताड़ना से मुक्ति। और जीवन के अधिकार में शिक्षा, आजीविका, शुद्ध पर्यावरण, ये भी अधिकार शामिल हैं। दूसरा है दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता में हमारी निजता आती है, प्राइवेसी आती है, हमारा खान पीन, हमारा क्या क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किसके साथ बैठे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें दैहिक स्वतंत्रता में आती है। तो पहली बात क्लियर हो गई कि जीवन का अधिकार क्या है, या प्राण की स्वतंत्रता क्या है, और दैहिक स्वतंत्रता क्या है। प्राण की स्वतंत्रता का मतलब है शरीर की स्वतंत्रता या प्रताड़ना से मुक्ति, है ना। शरीर के अंगों की सुरक्षा, इसमें क्या आता है? शरीर के अंगों की सुरक्षा, शरीर के अंगों को नुकसान नहीं पहुंचाए। और दैहिक स्वतंत्रता में यह आता है हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, है ना। और मनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा, मनमानी हिरासत से भी सुरक्षा किस में आती है? दैहिक स्वतंत्रता में आती है। ये दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ है। तो पहली बात क्लियर होगी। अब दूसरी बात देखेंगे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का क्या अर्थ होता है और विधि की उचित प्रक्रिया का क्या अर्थ होता है। इसके लिए हमें A.K. गोपालन वाद 1950 देखना पड़ेगा। A.K. गोपालन वाद 1950। A.K. गोपालन केरल के साम्यवादी नेता थे, केरल के साम्यवादी नेता थे। और जब भारत आज़ाद हुआ था तो इन्होंने भारत की आज़ादी का विरोध किया था। भारत की आज़ादी का विरोध इसलिए किया था क्योंकि ये साम्यवादी नेता थे, समाजवाद, समानता की बात करते थे, और उस समय भारत में विषमता बहुत ज़्यादा थी। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई भारत अभी असली आज़ादी नहीं मिली है, एक पूंजीपतियों ने दूसरी पूंजीपतियों को सत्ता सौंप दी है, क्योंकि ये कांग्रेस को भी पूंजीपतियों की पार्टी मानते थे। और इस बात को लेकर इन्होंने भारत के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। उस समय तेलंगाना में किसानों ने आंदोलन छेड़ दिया था, A.K. गोपालन ने केरल में आंदोलन छेड़ दिया था। तो A.K. गोपालन को निवारक निरोध अधिनियम 1950 के तहत गिरफ्तार कर लिया। यानी इनको किस कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया? निवारक नजरबंदी के तहत। इस कानून के तहत इनको गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। तो A.K. गोपालन के वकील कोर्ट में पेश हुए और कोर्ट में A.K. गोपालन के वकील ने कहा कि हमारे जो मुवक्किल हैं उनके जीवन के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो न्यायाधीश ने पूछा कि कैसे? कहा कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है।
न्यायाधीश ने पूछा कि क्या उन्होंने किसी कानून का उल्लंघन किया है या ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया। वकील ने कहा कि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, इसलिए गिरफ्तार किया है। तो जज ने कहा कि फिर समस्या क्या है। तो उन्होंने कहा कि हमारे मुवक्किल के जीवन के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो न्यायाधीश ने पूछा कि क्या आपके मुवक्किल के साथ जेल में पिटाई हो रही है क्या, मारपीट हो रही है क्या, या उन पर कोई प्रताड़ित उनको किया जा रहा है। तो वकील ने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर कहा कि फिर आपकी मुवक्किल के जीवन के अधिकार का उल्लंघन कैसे हो रहा है। तो वकील ने कहा कि भाई हमारे मुवक्किल को भाषण देने का मन कर रहा है, आने जाने का मन कर रहा है, और उनको जेल में बंद कर दिया है, इसलिए हमारे मुवक्किल के जीवन के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो न्यायाधीश ने कहा कि भाई जीवन का अधिकार तो अनुच्छेद 21 में है, और आने जाने का, भाषण देने का ये अधिकार किस में है, 19 में है। और जीवन का अधिकार 21 में है। ये दोनों तो क्या है, अलग अलग हैं, एक थोड़ी है दोनों। आने जाने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, स्वतंत्रता, ये तो 19 में है। तो जीवन के अधिकार तो 21 में, इसका उल्लंघन कैसे हुआ। तो जज ने कहा कि आपके मुवक्किल के साथ न तो मारपीट की जा रही है, न आपके मुवक्किल को शारीरिक प्रताड़ना दी जा रही है, और न उनके शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो आपके मुवक्किल के जीवन का अधिकार बना हुआ है। आने जाने का अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी अनुच्छेद 19 में है। शारीरिक हमला नहीं करना, प्रताड़ित नहीं करना अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार के अंतर्गत है। तो आपका जीवन का अधिकार बना हुआ है। तो A.K. गोपालन के वाद में जीवन के अधिकार की व्याख्या न्यायालय ने इस प्रकार की। अब दूसरी बात आती है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की। तो A.K. गोपालन के वकील ने जज से यह भी प्रश्न किया कि महोदय, जिस प्रक्रिया के तहत A.K. गोपालन को गिरफ्तार किया है, निवारक नजरबंदी के तहत, वो प्रक्रिया ही गलत है। तो जज साहब ने कहा कि प्रक्रिया निर्धारित करने का काम संसद को है, प्रक्रिया बनाने का काम संसद का है। हम प्रक्रिया उचित है या अनुचित है इसको नहीं देखते हैं, हम ये देखते हैं कि किसी को बिना विधि के उल्लंघन के गिरफ्तार तो नहीं कर लिया गया है, और आपके मुवक्किल को विधि के उल्लंघन के आधार पर गिरफ्तार किया है, इसलिए आपकी मुवक्किल की गिरफ्तारी सही है। प्रक्रिया बनाने का काम संसद का है, हम प्रक्रिया को अवैध घोषित नहीं कर सकते। हम केवल ये देखते हैं कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार आपके मुवक्किल को गिरफ्तार किया गया है। अब प्रक्रिया उचित है, अनुचित है, ये हमारे विषय के अंतर्गत नहीं आता है। ये काम संसद का है कि वो प्रक्रिया सही बनाती है या गलत बनाती है, इसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो A.K. गोपालन ने कहा कि जज साहब, अगर संसद प्रक्रिया गलत बना दे, तो अगर गलत तरीके से प्रक्रिया बना के कानून बना दे तो न्यायालय ने कहा कि भी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, प्रक्रिया बनाने का काम संसद को है। हम सिर्फ यही देखते हैं कि पुलिस ने किसी को बिना कानून के उल्लंघन के और प्रक्रिया की अवहेलना करके तो गिरफ्तार नहीं किया है। हमारा काम सिर्फ इतना ही है, प्रक्रिया बनाने का काम संसद को है, हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो A.K. गोपालन के वाद में न्यायालय के द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत से ही व्याख्या की थी। न्यायालय ने केवल विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ही देखा, यानी कानून में लिखी हुई बात को देखा। कानून में वो बात उचित लिखी हुई है, अनुचित लिखी हुई है, उससे न्यायालय ने पल्ला झाड़ लिया। वो काम किसका है? संसद का है। तो इस प्रकार A.K. गोपालन के वाद में जो कानून की व्याख्या की थी न्यायालय ने, वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार की थी। इसी प्रकार एक केस और आता है ADM शिवकांत शुक्ला बनाम ADM जबलपुर 1976। इस केस का क्या नाम है? 1976 में इसका दूसरा नाम है हेबियस कॉर्पस वाद। इसका क्या नाम है? हेबियस कॉर्पस वाद, इसका दूसरा नाम है।
तो इस केस में क्या किया, शिवकांत शुक्ला नाम के व्यक्ति को आपातकाल के दौरान गिरफ्तार कर लिया था। शिवकांत शुक्ला को गिरफ्तार करने के बाद में शिवकांत शुक्ला उच्चतम न्यायालय में गए, तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अभी आपातकाल लागू है और आपातकाल में मूल अधिकारों को निलंबित किया गया है, इसलिए हम आपकी याचिका को सुनने में सक्षम नहीं हैं, हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपातकाल लगाने का निर्णय सरकार के द्वारा किया गया है, विधि के द्वारा आपके मूल अधिकारों को निलंबित किया है, इसलिए हम आपकी याचिका को सुनवाई नहीं कर सकते। हालांकि A.K. गोपालन के बाद में सुना तो गया था A.K. गोपालन को, इसमें तो न्यायालय ने शिवकांत शुक्ला की याचिका को सुना ही नहीं, क्योंकि आपातकाल में मूल अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है, मूल अधिकारों की सुनवाई किसी न्यायालय में नहीं हो सकती, यह आपातकाल में मूल अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए शिवकांत शुक्ला या हेबियस कार्पस बाद में न्यायालय ने कहा कि हम याचिका ही नहीं सुनेंगे, क्योंकि मूल अधिकारों का निलंबन किया जा चुका है। यानी फिर न्यायालय ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अपनी बात कही थी, क्योंकि विधि निर्माण करने का काम संसद का है और विधायिका के द्वारा विधि निर्माण करके मूल अधिकारों को निलंबित किया गया, इसलिए न्यायालय ने कहा कि भाई हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, और न्यायालय ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही व्याख्या इस मामले की थी। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार न्यायालय का कार्य क्षेत्र कम हो जाता है और संसद की भूमिका बढ़ जाती है। फिर आता है दूसरा वाद, जिसमें विधि की उचित प्रक्रिया की बात की जाती है। दूसरा वाद क्या आता है, मेनका गांधी वाद। मेनका गांधी वाद 1978। इसमें न्यायालय के द्वारा अपने पूर्व फैसले को पलट दिया जाता है और कानूनों की व्याख्या विधि की उचित प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है। विधि की उचित प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। और इस वाद में यानी मेनका गांधी वाद में न्यायालय के द्वारा जीवन के अधिकार की भी व्यापक व्याख्या की थी। A.K. गोपालन के वाद में तो न्यायालय ने कहा था कि भाई आपके शरीर पर कोई हमला नहीं कर रहा है, आपको कोई प्रताड़ित नहीं कर रहा है, आपके शरीर की सुरक्षा बनी हुई है, तो आपके जीवन के अधिकार बना हुआ है। लेकिन मेनका गांधी वाद में न्यायालय ने जीवन के अधिकार की भी व्यापक व्याख्या की थी। आइए देखें कैसे की थी। मेनका गांधी वाद क्या था, मेनका गांधी का आपातकाल के दौरान आपातकाल के बाद में पासपोर्ट जब्त कर लिया था। आप जानते हो आपातकाल के बाद में जनता पार्टी की सरकार आई थी और जनता पार्टी की सरकार के द्वारा मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया, और पासपोर्ट जब्त किया तो वो पासपोर्ट एक्ट के द्वारा ही किया था। पासपोर्ट को जब्त करने के लिए कानून बना हुआ था और उस कानून में दी गई प्रक्रिया के अनुसार मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया, और मेनका गांधी को पासपोर्ट जब्त करने के कारण नहीं बताए गए थे, क्योंकि एक्ट में ऐसा लिखा है कि कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। जब मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त किया गया तो मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर किया और कहा कि मेरे आवागमन के अधिकार का हनन किया गया है, मुझे विदेश जाने से रोका गया है और विदेश जाना मेरे जीवन के अधिकार का भाग है, इसलिए मेरे जीवन के अधिकार का हनन हुआ है। न्यायालय ने उनकी बात को सुना और कहा कि विदेश जाने का अधिकार जीवन के अधिकार का भाग है, आवागमन का अधिकार जीवन के अधिकार का भाग है। जबकि इसी बात को A.K. गोपालन वाद में न्यायालय ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि आवागमन का अधिकार अनुच्छेद 19 में है और जीवन का अधिकार 21 में है। जबकि मेनका गांधी वाले वाद में आवागमन के अधिकार को भी न्यायालय ने जीवन के अधिकार के साथ मान लिया। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 को एक साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान क्या है, आंगिक दस्तावेज है। हम अनुच्छेद 19 को अनुच्छेद 21 से अलग नहीं कर सकते। इसलिए विदेश जाने का अधिकार भी क्या है, जीवन का अधिकार है।
और जीवन के अधिकार का मतलब केवल शारीरिक अंगों की स्वतंत्रता नहीं है। जीवन के अधिकार का मतलब है गरिमामय जीवन का अधिकार। इस वाद में न्यायालय ने क्या कहा? जीवन के अधिकार का मतलब क्या बताया? गरिमामय जीवन का अधिकार। गरिमामय जीवन का अधिकार। तो मेनका गांधी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार की व्यापक व्याख्या की थी और व्यापक व्याख्या करते हुए जीवन के अधिकार को क्या बताया? गरिमामय जीवन का अधिकार बताया। शरीर की सुरक्षा तो पशुओं की भी होती है। पशुओं को भी हम नहीं मारते हैं, पशुओं को अगर प्रताड़ित नहीं करते हैं तो उनका भी जीवन का अधिकार बना हुआ है। लेकिन मानव होने और पशु होने में तो अंतर है। मानव के जीवन के अधिकार का मतलब है गरिमामय जीवन का अधिकार, सम्मान के साथ जीवन का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति यूनिक है, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी गरिमा का हमें सम्मान करना चाहिए। तो इस प्रकार न्यायालय के द्वारा A.K. गोपालन में जो जीवन के अधिकार की संकीर्ण व्याख्या की गई थी उसको पलट दिया और यहाँ पे जीवन के अधिकार में गरिमामय जीवन के अधिकार को शामिल किया और जीवन के अधिकार की व्यापक व्याख्या की थी, नंबर 1। और दूसरी जो बात है, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने विधि की उचित प्रक्रिया के आधार पर व्याख्या की थी, क्योंकि जब मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त किया गया तो उसको पासपोर्ट एक्ट या पासपोर्ट कानून के अनुसार ही जब्त किया गया था और कानून में उस समय ये था कि भाई प्रक्रिया बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मेनका गांधी के वकील ने कहा कि साहब ये प्रक्रिया ही गलत है। यही बात A.K. गोपालन ने कही थी कि जिस कानून के तहत मुझे गिरफ्तार किया है वो कानून की जो प्रक्रिया है वो ही गलत है। तो न्यायालय ने उस समय तो नहीं माना था। जब यहाँ मेनका गांधी के वकील ने कहा कि जिस कानून के तहत पासपोर्ट जब्त किया गया है जिसमें कारण नहीं बताया गया है, जो प्रक्रिया दी हुई है कि कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रक्रिया गलत है, मनमानी है। तो यहाँ पे न्यायालय ने इस बात को स्वीकार कर लिया और कहा कि अगर कोई कानून बनाया जाता है उसकी प्रक्रिया गलत है तो हम उसको अवैध ठहराएंगे। न्यायालय ने यहाँ कहा कि भाई कानून की प्रक्रिया बनाने का अधिकार संसद को है, यानी कानून बनाने का अधिकार किसको है? कानून बनाने का अधिकार संसद को है और प्रक्रिया बनाने का अधिकार भी संसद को है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है वो क्या होनी चाहिए? उचित होनी चाहिए। उचित होनी चाहिए, मनमानी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। यानी A.K. गोपालन के वाद में जो बात कही गई थी उसको यहाँ पे पलट दिया और A.K. गोपालन के वाद में तो ये कहा था कि भाई प्रक्रिया बनाने का काम संसद को है, प्रक्रिया उचित है अनुचित है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये सारा अधिकार किसका है? संसद का है। लेकिन यहाँ पे न्यायालय ने अपना दृष्टिकोण चेंज किया और यहाँ पे कहा कि कानून बनाने का अधिकार संसद को है, ठीक है, प्रक्रिया बनाने का अधिकार संसद को है, लेकिन ये संसद जो प्रक्रिया बनाती है ये प्रक्रिया मनमानी नहीं हो सकती। ये प्रक्रिया क्या नहीं हो सकती? मनमानी नहीं हो सकती। प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? उचित होनी चाहिए। अगर संसद कोई गलत प्रक्रिया बनाती है, अगर संसद के द्वारा मनमानी प्रक्रिया बनाई जाती है तो हम उस कानून को अवैध ठहरा देंगे। तो यहाँ पे मेनका गांधी वाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विधि की उचित प्रक्रिया के माध्यम से व्याख्या की थी जीवन के अधिकार की, जबकि A.K. गोपालन के वाद में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात की गई थी और यहाँ किसकी बात की गई है? विधि की उचित प्रक्रिया की। यानी यहाँ पे न्यायालय कानून की प्रक्रिया ही नहीं देखता बल्कि कानून की प्रक्रिया उचित है या अनुचित है उसको भी देखता है। अगर कानून की प्रक्रिया अनुचित है तो न्यायालय उसको अवैध घोषित कर देता है। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दो महत्वपूर्ण बातें कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली बात तो ये कही थी कि कानून निर्माण करने का अधिकार संसद को है, कानून निर्माण का अधिकार संसद को है, लेकिन संसद के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? उसकी प्रक्रिया उचित होनी चाहिए, सामयिक होनी चाहिए एवं तार्किक होनी चाहिए।
कानून की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? उचित होनी चाहिए, समयक होनी चाहिए और तार्किक होनी चाहिए, यानी रीजनेबल होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, जस्ट होनी चाहिए और रेशनल होनी चाहिए, और रेशनल होनी चाहिए। ये 3 शब्द न्यायालय के द्वारा किए गए थे। कानून निर्माण संसद ही करेगी, लेकिन कानून बनाएगी तो वो कानून उचित होना चाहिए और समयक होना चाहिए और तार्किक होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए। यानी विधि की उचित प्रक्रिया होनी चाहिए, प्रक्रिया उचित होनी चाहिए। दूसरी बात कही कि संसद के द्वारा कानून निर्माण करते समय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। दूसरी बात क्या कही थी? प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। संसद के द्वारा जो विधि बनाई जाती है उसमें कौन से सिद्धांत का पालन करना चाहिए? प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। और प्राकृतिक न्याय का क्या अर्थ होता है भाई? प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कौन से वाद में दिया था? मेनका गांधीवाद में दिया था। मेनका गांधीवाद 1978 में। प्राकृतिक न्याय का अर्थ है कि हर पक्ष को सुना जाए, हर पक्ष को सुना जाए, यानी हर पक्ष की सुनवाई होने के बाद में फैसला दिया जाए। दूसरा है कि अपराध की मात्रा के उल्लंघन में दंड दिया जाए। दंड अपराध की मात्रा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दंड कितना होना चाहिए? अपराध की मात्रा के अनुपात में होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि गिलास तोड़ने की सजा मृत्युदंड दे दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्राकृतिक न्याय के विपरीत है। और तीसरा क्या कि कोई व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होगा। ये तीनों बातें किस में आती हैं? प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत में आती हैं। तो पहली बार न्यायालय के द्वारा विधि की उचित प्रक्रिया के माध्यम से व्याख्या की गई। उसके बाद में भारत में लगभग विधि की उचित प्रक्रिया के आधार पर मामलों की व्याख्या की जाती है। विधि की उचित प्रक्रिया का जो सिद्धांत है वो अमेरिका में लागू है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत जापान से लिया गया है और विधि की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो आइए दोनों में अंतर देख लेते हैं थोड़ा सा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? शब्दावली भारत के संविधान में जापान से, और ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया संविधान में उल्लेखित है, अनुच्छेद 21 में दिया हुआ है। और इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि प्रक्रिया किसके द्वारा तय की जाती है? संसद के द्वारा तय की जाती है। इस विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो सिद्धांत है इसमें न्यायालय का क्षेत्र कम रहता है, संसद की भूमिका प्राथमिक रहती है। क्योंकि न्यायालय इसमें यह देखता है कि संसद ने जो विधि बनाई है उसके अनुसार कार्यवाही हो रही है या नहीं हो रही है। संसद ने विधि चाहे गलत बनाई हो, सही बनाई हो, उससे न्यायालय को मतलब नहीं है। यह है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में क्या होता है? संसद की शक्ति प्राथमिक होती है, न्यायालय की शक्ति कम होती है, क्योंकि प्रक्रिया बनाने का अधिकार संसद के पास है। न्यायालय सिर्फ क्या देखता है कि प्रक्रिया का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में विधि की प्रक्रिया के अनुसार ही जीवन के अधिकार को छीना जा सकता है। विधि की प्रक्रिया का उल्लंघन करके किसी को दंड नहीं दिया जा सकता। और दूसरी शब्दावली है विधि की उचित प्रक्रिया, अमेरिका से ली गई है। ये सिद्धांत न्यायपालिका के द्वारा दिया गया है, मेनका गांधीवाद में दिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया उचित, तार्किक एवं उचित और तार्किक होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, जस्ट होनी चाहिए और रेशनल होनी चाहिए। विधि द्वारा उचित प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर होनी चाहिए। प्रक्रिया होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, प्रक्रिया सही भी होनी चाहिए, सम्यक भी होनी चाहिए, उचित भी होनी चाहिए। विधि की प्रक्रिया में विधि उचित भी होनी चाहिए और
विधि की उचित प्रक्रिया में न्यायपालिका की शक्तियां बढ़ जाती हैं और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में संसद की शक्ति बढ़ती है। और विधि की उचित प्रक्रिया में न्यायपालिका की शक्ति बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि संसद के द्वारा जो विधि बनाई जाती है, विधि में जो प्रक्रिया बनाई जाती है, वो प्रक्रिया उचित है या अनुचित है, ये देखने का काम न्यायालय का है। न्यायालय अगर प्रक्रिया अनुचित है तो उसको अवैध घोषित कर देता है। यहाँ पे संसद के द्वारा जो प्रक्रिया बनाई जाती है उस प्रक्रिया के अनुसार ही न्यायालय काम करता है। यहाँ पे प्रक्रिया नहीं देखता है, प्रक्रिया सही है या गलत है उसको देखता है। मेनका गांधीवाद के बाद में न्यायालय के द्वारा जीवन के अधिकार की विस्तृत रूप से व्याख्या की गई थी और न्यायालय ने समय समय पर अनेक अधिकारों को जीवन का अधिकार माना था। जैसे शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल किया गया। शिक्षा का अधिकार, इस अधिकार को भी जीवन के अधिकार में शामिल किया गया। जीवन के अधिकार में शामिल अन्य अधिकार। शिक्षा के अधिकार को मोहिनी जैन नामक वाद में शामिल किया गया था। मोहिनी जैन वाद। उसके बाद में आजीविका के अधिकार को भी जीवन के अधिकार में न्यायालय के द्वारा शामिल किया गया। आजीविका का अधिकार, इसको ओल्गा टेलिशवाद में, ओल्गा टेलिशवाद में जीवन के अधिकार में शामिल किया गया। उसके बाद में आता है लैंगिक शोषण के विरुद्ध अधिकार। लैंगिक शोषण के विरुद्ध अधिकार को भी जीवन के अधिकार में शामिल किया गया। कौन से वाद में? विशाखावाद 1997। विशाखावाद 1997। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यौन अपराध के विरुद्ध अधिकार या लैंगिक शोषण के विरुद्ध, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यौन शोषण के विरुद्ध अधिकार या लैंगिक शोषण के विरुद्ध अधिकार को भी जीवन के अधिकार में शामिल माना है। उसके बाद में विदेश जाने के अधिकार को भी जीवन के अधिकार का भाग माना है। विदेश जाने का अधिकार, इसकी चर्चा हमने मेनका गांधीवाद में की थी। इस अधिकार को जीवन के अधिकार में कब शामिल किया गया? मेनका गांधीवाद 1978 में। ओल्गा टेलिशवाद था 1985 में और मोहिनी जैन वाद था 1992 में। इसके बाद में आता है शुद्ध पर्यावरण का अधिकार। शुद्ध पर्यावरण का अधिकार, इसको भी जीवन के अधिकार में शामिल माना जाता है। MC मेहता वाद में, MC मेहता वाद 1986। इसके अलावा त्वरित सुनवाई के अधिकार को भी जीवन के अधिकार का भाग माना है। त्वरित सुनवाई के अधिकार को भी जीवन का अधिकार माना है। इसको हुसैन आरा खातून वाद में, हुसैन आरा खातून वाद 1979 में माना है। इसके अलावा निजता के अधिकार को भी जीवन के अधिकार का भाग माना है। राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। निजता के अधिकार को
पुट्टा स्वामी वाद में जीवन के अधिकार में शामिल माना है। पुट्टा स्वामीवाद 2017 में। तो मेनका गांधीवाद के बाद में अनेक अधिकारों को जीवन के अधिकार में शामिल माना है, जिसमें ये सारे अधिकार हैं और ये न्यायालय के वाद हैं। इन अधिकारों को, इन वादों में न्यायालय ने फैसला देते हुए जीवन के अधिकार का भाग बताया है। इसमें गिरफ्तारी और निवारक निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 22 में किसकी चर्चा की गई है? अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निवारक निरोध, निवारक नजरबंदी से संरक्षण की बात की गई है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद में उसके पास क्या अधिकार होते हैं और किसी व्यक्ति को निवारक निरोध अधिनियम यानी प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट के अनुसार गिरफ्तार करने पर उसके पास क्या अधिकार होते हैं, इस पर चर्चा की गई है। हालांकि अनुच्छेद 22 को हमारे संविधान में सबसे ज्यादा अलोकतांत्रिक मूल अधिकार माना गया है, क्योंकि इस अनुच्छेद के द्वारा या निवारक नजरबंदी कानून के द्वारा व्यक्ति के जीवन के अधिकार को सीमित किया जाता है, जिसको हम आगे देखेंगे। तो अनुच्छेद 22 को हम दो भागों में बांट के देखेंगे। इसमें 7 क्लोज दिए हुए हैं। अनुच्छेद 22 में कितने हैं? 1 से 7 क्लोज दिए हुए हैं। तो अनुच्छेद 22(1) गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 22(2) भी गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों से संबंधित है। फिर अनुच्छेद 22(3) से लेकर अनुच्छेद 22(4), अनुच्छेद 22(5) और 22(6) और 22(7) ये सब क्लोज निवारक निरोध से संरक्षण के मामले में लागू किए जाते हैं। और अनुच्छेद 22(1) और 2 सामान्य विधि के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तब ये लागू होते हैं। और अनुच्छेद 22(3) से लेकर 22(7) तक निवारक नजरबंदी या निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो अनुच्छेद 22(3) से 22(7) तक के क्लोज लागू होते हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 22 को हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो आइए बात करते हैं अनुच्छेद 22(1) की। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताए जाएंगे कि आपको क्यों गिरफ्तार किया है। और दूसरा, उस व्यक्ति को अपने वकील से परामर्श करने का अधिकार दिया जाएगा और उस व्यक्ति को अपने बचाव करने का भी अवसर दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 22(1) में 3 बिंदु हैं कि गिरफ्तार व्यक्ति को क्या बताया जाएगा? कारण बताया जाएगा कि आपको गिरफ्तार क्यों किया गया है। किसको बताया जाएगा? जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उस व्यक्ति को क्या बताए जाएंगे? उसके कारण बताए जाएंगे। उस व्यक्ति को वकील से परामर्श करने का अवसर दिया जाएगा। वकील से सलाह मशविरा या परामर्श करने का अवसर दिया जाएगा। और तीसरी बात क्या कही गई है? उस व्यक्ति को अपना बचाव करने का अवसर दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे संविधान में अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसको भी अधिकार दिए हुए हैं। यानी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है उसको भी मूल अधिकार दिए हुए हैं। जो कहाँ दिए हुए हैं? अनुच्छेद 22(1) और 22(2) में। अनुच्छेद 22(1) किसकी बात करता है? जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसको कारण बताए जाएंगे, उसको अपने वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा और उस व्यक्ति को अपने बचाव का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 22(2) में क्या प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 22(2) में देखिए क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 22(2) कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए।
कितने घंटे में? 24 घंटे के अंदर अंदर। यानी पुलिस किसी व्यक्ति को कितनी देर तक हिरासत में रख सकती है? 24 घंटे तक। 24 घंटे होते ही उसको 24 घंटे के अंतर्गत उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ता है। और 24 घंटे में यात्रा का समय जोड़ा नहीं जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 600 किलोमीटर दूर गिरफ्तार किया है, तो उसको वहाँ से लाने में 8-10 घंटे लग जाते हैं, तो उस समय को 24 घंटे में शामिल नहीं किया जाता है। यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है। और 24 घंटे से अधिक पुलिस हिरासत में रखना चाहती है तो मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस किसी को हिरासत में नहीं रख सकती। ये बात कही गई है अनुच्छेद 22(2) में। तो अनुच्छेद 22(1) और 22(2) किसकी बात करते हैं? सामान्य विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके अधिकारों की बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं अनुच्छेद 22(3). अनुच्छेद 22(3) में ये प्रावधान किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत यानी प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट के अनुसार गिरफ्तार किया जाता है तो ये जो दोनों प्रावधान हैं ये लागू नहीं होंगे। किस पर लागू नहीं होंगे? अगर किसी व्यक्ति को निवारक नजरबंदी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है तब, और अगर कोई शत्रु देश का व्यक्ति है उसको गिरफ्तार किया जाता है तो उनको 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, उनको कारण बताने की आवश्यकता नहीं है और उनको विधि व्यवसायी से परामर्श करने की अवसर देने की आवश्यकता नहीं है। यानी अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के प्रावधान किस पर लागू नहीं होंगे? जिस व्यक्ति को निवारक नजरबंदी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति पर ये दोनों प्रावधान लागू नहीं होंगे। ये बात कहाँ कही गई है? अनुच्छेद 22(3) में। तो 22(3) में दो व्यक्तियों पर ये प्रावधान लागू नहीं होते। किस पर? अगर कोई व्यक्ति शत्रु देश का है, अगर कोई व्यक्ति शत्रु देश का है जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है उस पर उसको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में पेश करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को निवारक नजरबंदी कानून के तहत गिरफ्तार किया है, इन दो कंडीशन में व्यक्ति को 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की और उनको वकील से परामर्श करने का अवसर देने की आवश्यकता नहीं है। निवारक नजरबंदी का क्या अर्थ है? व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए आशंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे आप कहीं रास्ते से जा रहे हो और पुलिस वाला आपको गिरफ्तार कर ले तो आप पूछोगे भी क्यों गिरफ्तार किया है? तो पुलिस वाला आपको कहेगा कि मुझे पता है आप चोरी करने जा रहे हो। तो ये निवारक नजरबंदी है। आप भले ही चोरी करने जा रहे हो नहीं जा रहे हो, आपको आशंका के आधार पर अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। जबकि जो सामान्य विधियां होती हैं उसमें पहले कोई व्यक्ति अपराध करता है उसके बाद में न्यायालय की आज्ञा से उसको गिरफ्तार किया जाता है। जबकि निवारक नजरबंदी में अपराध करने से रोकने के लिए व्यक्ति को आशंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है जिसमें न्यायालय की कोई आवश्यकता नहीं होती है। पुलिस ही उसको गिरफ्तार करके कितने भी दिनों के लिए जेल में रख सकती है। अब कितने दिन के लिए रख सकती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो निवारक नजरबंदी को समझ गए होंगे आप। ये देखो, निवारक नजरबंदी का क्या अर्थ है? विधि के उल्लंघन से पूर्व व्यक्ति को हिरासत में लेना। भाई आपने कोई विधि का उल्लंघन किया ही नहीं है, आप रास्ते से जा रहे हो अपना काम के लिए, तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस कह देगी कि आप अपराध करने जा रहे हो, पुलिस कहेगी हमें पता है कि आप अपराध करने जा रहे हो। तो ये निवारक नजरबंदी के अधिनियम के अंतर्गत संभव होता है। और दूसरा, इसमें पुलिस की अनुमति से ही व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है, न्यायालय में जाने की आवश्यकता
नहीं है, यानी इसमें 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं है और इसमें पुलिस राज्य की अवधारणा स्थापित होती है। और दूसरा एक दंडात्मक नजरबंदी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें पहले कोई आप अपराध करते हो, किसी विधि का उल्लंघन करते हो, उसके बाद में आपको गिरफ्तार किया जाता है। विधि के उल्लंघन के बाद आपको गिरफ्तार किया जाता है। न्यायालय की अनुमति के बाद व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है। ये विधि के शासन की स्थापना करता है। भाई विधि का शासन तो यही कहता है कि व्यक्ति ने कोई अपराध किया तो उसको गिरफ्तार करो, और ये किसकी स्थापना करती है, निवारक नजरबंदी पुलिस राज्य की। यानी बिना आपने किसी कानून का उल्लंघन किए ही आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये निवारक नजरबंदी में और दंडात्मक नजरबंदी में अंतर है। अब देखिए अपन बात करते हैं अनुच्छेद 22, 4, 5, 6 और 7 की। अनुच्छेद 22 3 आप समझ गए। अनुच्छेद 22 4 से 22 7 तक निवारक नजरबंदी के संबंध में ही प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 22 4 में क्या प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति को निवारक नजरबंदी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है, निवारक नजरबंदी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है और उसको 3 माह से ज्यादा अगर कारावास में रखना है, तो एक सलाहकार बोर्ड की प्रतिवेदन मिलने पर ही रखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को 3 माह से ज्यादा हिरासत में रखना है तो किसके प्रतिवेदन के आधार पर रखेंगे, उसके लिए एक सलाहकार बोर्ड का गठन करना पड़ेगा। सलाहकार बोर्ड का गठन किससे मिलकर होगा, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश से मिलकर बनेगा, जिसमें 2 या 3 सदस्य हो सकते हैं। इस सलाहकार बोर्ड के प्रतिवेदन मिलने पर ही किसी व्यक्ति को 3 माह से ज्यादा हिरासत में रख सकते हैं। भाई अगर किसी व्यक्ति को निवारक नजरबंदी कानून के तहत गिरफ्तार करते हैं तो उसको 3 माह तक हिरासत में रख सकते हैं। कितने माह तक रख सकते हैं, 3 माह तक। और 3 माह से ज्यादा अगर व्यक्ति को हिरासत में रखना है तो क्या करना पड़ेगा, सलाहकार बोर्ड के प्रतिवेदन मिलने के आधार पर ही रखा जा सकता है। और सलाहकार बोर्ड किससे मिलकर बनेगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से मिलकर बनेगा। और कितनी अधिकतम अवधि तक रख सकते हैं, 3 माह से ज्यादा रखने के लिए सलाहकार बोर्ड की सलाह लेनी पड़ेगी, प्रतिवेदन लेना पड़ेगा। लेकिन सलाहकार बोर्ड ने प्रतिवेदन दे दिया कि व्यक्ति को 3 माह से ज्यादा आप हिरासत में रख सकते हो, तो कितनी अधिकतम अवधि तक रख सकते हो, वो अधिकतम अवधि बताई जाएगी संसद के कानून के द्वारा। अनुच्छेद 22 7 के अंतर्गत संसद विधि बनाएगी और इस विधि में अवधि का प्रावधान किया जाएगा। उस अधिकतम अवधि तक किसी व्यक्ति को अधिकतम हिरासत में रखा जा सकता है। यानी अधिकतम अवधि कहाँ लिखी होगी, 22 7 के अंतर्गत संसद को विधि बनाने का अधिकार है, जिसमें वो अधिकतम अवधि तय कर सकती है और किन लोगों को हिरासत में रखा जाएगा, किस परिस्थिति में रखा जाएगा, वो सारी बातें अनुच्छेद 22 7 में संसद को सौंपी गई है कि संसद विधि बनाकर ये चीज तय करेगी। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं अनुच्छेद 22 5। अनुच्छेद 22 5 में क्या प्रावधान किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को निवारक नजरबंदी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है तो उस व्यक्ति को कारण बताए जाएंगे, उस व्यक्ति को अपने गिरफ्तारी के कारण बताए जाएंगे। यह अनुच्छेद 22 5 में कहा गया है। दूसरी बात क्या कही गई है कि जिस व्यक्ति को निवारक नजरबंदी कानून के तहत गिरफ्तार किया है उसको बचाव के अवसर भी दिए जाएंगे, बचाव का अवसर प्रदान किया जाएगा। ये दोनों बातें कहाँ हैं, अनुच्छेद 22 5 में कही गई हैं। ठीक है, उसके बाद में अनुच्छेद 22 6 आता है। 22 6 में क्या प्रावधान है कि निवारक नजरबंदी कानून के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो जो कारण बताते हैं ना 22 5 में, वो कारण बताने से इनकार भी किया जा सकता है। वो ये बात कहाँ लिखी गई है, 22 6 में। और क्या बात लिखी गई है, किस आधार पर इनकार कर सकते हैं,
लोकहित के आधार पर। जिस व्यक्ति को निवारक नजरबंदी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को कारण बताने से लोकहित के आधार पर मना किया जा सकता है। ये प्रावधान किया गया 22(6) में। अनुच्छेद 22(7) में क्या प्रावधान किया गया है कि निवारक नजरबंदी के तहत किन व्यक्तियों को किन आधारों पर और कितनी अधिकतम अवधि तक गिरफ्तार किया जाएगा, इसके बारे में संसद को विधि बनाने का अधिकार है। यह अनुच्छेद 22(7) में कहा गया है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 22(1) से लेकर 7 तक क्लॉज में गिरफ्तार व्यक्ति और निवारक नजरबंदी अधिनियम के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार दिए हुए हैं। अब सरकार के द्वारा कई प्रकार के निवारक नजरबंदी कानून बनाए गए हैं। देखो कुछ निवारक नजरबंदी कानून का उदाहरण देखते हैं अपन। निवारक नजरबंदी कानून। भाई निवारक नजरबंदी कानून क्यों देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ देखो संसद को क्या है, विधि बनाने का अधिकार है। तो संसद ने कौन कौन सी विधियां बनाई है? देखो पहला है निवारक नजरबंदी अधिनियम 1950। ये संसद के द्वारा बनाया गया निवारक नजरबंदी अधिनियम 1950 में बना था। 1967 में ये समाप्त हो गया। 1969 में ये समाप्त हो गया। इसके बाद में आंतरिक सुरक्षा कानून बनाया था। आंतरिक सुरक्षा कानून यानी इसका शॉर्ट में क्या नाम है? मिसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 में बनाया था। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971। और आपातकाल में जब लोगों को गिरफ्तार किया गया था तो इस एक्ट के तहत ही किया गया था, मिसा एक्ट के तहत। आपने लालू प्रसाद यादव की बेटी का नाम सुना होगा, मिसा भारती। तो लालू प्रसाद यादव जब मिसा एक्ट के तहत जेल में थे तब उनकी बेटी पैदा हुई थी, इसलिए उसका नाम क्या रखा हुआ है? उसके नाम पर मिसा भारती। तो ये मिसा क्या है? कानून है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ये 1978 में जनता पार्टी ने इसको खत्म कर दिया। 1971 में ये बना था। उसके बाद में तीसरा कानून है कोफे पोसा। कोफे पोसा ये विदेशी मुद्रा और तस्करी को रोकथाम से संबंधित कानून है और ये कानून बना था 1974 में। ये कानून कब बना था? कोफे पोसा 1974 में। इसके बाद में 1980 में रासुका बनाया था। रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। ये सारे कानून क्या हैं? निवारक नजरबंदी वाले अधिनियम है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या अधिनियम 1980। इसके बाद में 1985 में टाडा बनाया था। संजय दत्त का आपने नाम सुना होगा, जिनको टाडा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। 5 साल की उनको जेल हुई थी। टाडा आतंकवाद को रोकने से संबंधित कानून है। आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि निवारण अधिनियम, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्ट 1985, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1985। संजय दत्त को इसी कानून के तहत जेल हुई थी, टाडा के तहत। ये कानून 1995 में समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद में भारतीय संसद पर जब 2001 में हमला हुआ था तो पोटा कानून बनाया था। क्या नाम था कानून का? पोटा, 2002 में। और इसको समाप्त कर दिया 2004 में। प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ये 2002 में बना था, 2004 में समाप्त हो गया। टाडा भी समाप्त हो गया और ये मिसा भी समाप्त हो गया, ये भी समाप्त हो गया।
एक कानून और था सरकार के द्वारा 1967 में बनाया गया था, UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 में। तो ये भारत सरकार के द्वारा विभिन्न समय पर कानून बनाए गए हैं। इसको 2008 में समाप्त नहीं किया, इसमें कुछ संशोधन किया था। तो ये सारे कानून संसद के द्वारा बनाए गए हैं निवारक नजरबंदी के तहत।